तो कल हम लोग डिस्कस क्या किए थे, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। और किस तरह का सॉल्यूट लिए, दोनों वोलाटाइल कंसिडर किए थे। दोनों किस तरह नेचर का था, वोलाटाइल। ये भी वोलाटाइल हम लोग कंसिडर किए थे और सॉल्वेंट वाला भी वोलाटाइल कंसिडर किया। यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में डॉल्स लॉ का कॉन्सेप्ट को यूज किए थे। डॉल्स लॉ क्या कहते थे कि वेपर प्रेशर, जैसे ये सॉल्वेंट हो गया, इसमें सॉल्यूट मिला दिए, दोनों वोलेटाइल नेचर के। वेपर प्रेशर बनने के लिए ढक्कन लगाना जरूरी है। ढक्कन नहीं लगा तो कभी भी वेपर प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा, तो इसलिए इसको ढक दिए और नीचे से हीट दिए। दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं, दोनों वेपर बनाएंगे। तो यहाँ पर दो चीजें, लिक्विड फेज और वेपर फेज। खाली स्पेस में वेपर फेज और जो लेवल दिया हुआ ये लिक्विड फेज में रहेगा। तो पार्शियल प्रेशर जो वेपर फेज यानी इसका प्रेशर निकालते हैं, दोनों का होगा इसमें। तो इसको दो कंपोनेंट हम लोग कंसीडर किए थे। कंपोनेंट 1 सॉल्यूट वाले को बोले थे, कंपोनेंट 2 सॉल्वेंट वाले को बोले थे, राइट। तो ये जो वेपर फेज दोनों कंपोनेंट के कारण बनेगा, ये इसका प्रेशर किसने बताया, रॉल्स लॉ ने। वो क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 directly proportional to mole fraction of that component in liquid solution, in liquid solution। यानी इसमें क्या है, Chi1 का वैल्यू इस लिक्विड फेज में वो वैल्यू रखना है, फेज वाला वैल्यू नहीं रखना है, ठीक है। और दूसरे कंपोनेंट का उसी तरह से P2 is directly proportional to Chi2। और कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए जो कांस्टेंट यूज किया गया था P01 Chi1 और P2 इक्वल टू P02 Chi2। P01 क्या था, प्योर फेज में कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर, यानी सिर्फ कंपोनेंट 1 को यदि किसी बीकर में रखकर गर्म करते हैं तो जो वेपर बनेगा दैट इज कॉल्ड P0। कंपोनेंट 2 को जब प्योर रखेंगे विदाउट मिक्सिंग, दोनों सेपरेट, उसके द्वारा जो वेपर प्रेशर बनेगा उसको P02 बोलेंगे, राइट। और टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, इस पूरे वेपर फेज में दोनों का सम कर देंगे। कंपोनेंट 1 का निकाला हुआ प्रेशर और कंपोनेंट 2 का निकाला हुआ प्रेशर, दोनों को कौन सा थ्योरम यूज करके, डाल्टन्स का कॉन्सेप्ट को यूज करके P1 प्लस P2 दोनों का वैल्यू रख देंगे। कल ग्राफ भी देखे थे हम लोग, दोनों का सारे का ग्राफ ड्रॉ किए थे। दैट ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कशन ग्राफ तक किए थे। अब है नेक्स्ट, इसी में थोड़ा सा जो बच गया था। नाउ अब क्या है कि हम इंटरेस्टेड हैं वेपर फेज में, जो कंपोनेंट 1 और 2 है उसमें जो ये मॉलिक्यूल्स हैं वेपर फेज में, कंपोनेंट 1 का और कंपोनेंट 2 का जो मॉलिक्यूल्स है उसका मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं, वेपर फेज में दोनों जो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट का अलग अलग व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, राइट। समझ में आया बेटे क्या कर रहे हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसका आपका मोल फ्रैक्शन निकालना है, चाहे अमाउंट निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो उसको मान लेते हैं, इससे सेपरेट करने के लिए Y1 और Y2 मान लेते हैं। Y1 फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और Y2 सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट अपनाना है कि फर्स्ट कंपोनेंट के कारण जो पार्शियल प्रेशर निकाले हैं ऑलरेडी निकाल चुके हैं। P1 इक्वल टू P01 Chi1, वही P1 है। तो ये P1, ये वेपर फेज वाला ही P1 तो निकाले हैं। तो P1 इक्वल टू P टोटल का कहने का मतलब जो P1 प्लस P2 निकाले,
वेपर फेज में टोटल प्रेशर वो Pt है। तो P1 इक्वल टू Pt इंटू Y1 फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर के रेस्पेक्ट में कितना प्रेशर है P1 कंपोनेंट का? P1 क्या है? ये टोटल प्रेशर के रेस्पेक्ट में निकाले P1। तो P1 इक्वल टू हमने क्या लिखा? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या हो गया? P1 प्लस P2 और Y1 क्या हो गया? कंपोनेंट 1 का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। यहां से Y1 निकालेंगे, P1 भी मालूम है, P टोटल भी मालूम है। इस तरह से वेपर फेज में कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। Y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Y1 इक्वल टू P1 अपॉन Pt, P टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 विथ रेस्पेक्ट टू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर के रेस्पेक्ट में कंपोनेंट 1 कितना प्रेशर लगा रहा है? दिस रेशियो गिव्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। सिमिलरली कंपोनेंट 2 के लिए P2 इक्वल टू P टोटल Y2, P total Y2. What is the Y2 now? Y2 equal to P2 divided by P total. यानी Y2 का प्रेशर टोटल प्रेशर के रिस्पेक्ट पे कितना है, क्या फ्रैक्शन है, वही दे दिया Y2। क्लियर समझ में आया बेटे? तो इस तरह से हम Y1 Y2 कैलकुलेट कर लेंगे कि वेपर फेज में कंपोनेंट 1 का कितना मोल फ्रैक्शन है, कंपोनेंट 2 का कितना मोल फ्रैक्शन है। इसको लिख लो, तो अभी प्रॉब्लम करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट किए? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। लिख लिए बेटे। आप क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है। अभी जितने कॉन्सेप्ट कल के अब जो कॉन्सेप्ट सीखे, अभी जो सीखे, दोनों कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम में कंबाइंड है। ये अच्छी तरह से समझ गए तो किसी तरह का प्रॉब्लम बना लीजिएगा। मिटाऊं इसको? The vapor pressure of pure liquid A and B are 450 and 700 mm of Hg। प्रेशर का ए भी यूनिट होता है, Hg के रेस्पेक्ट में मिलीमीटर में भी रिप्रेजेंट। हाइट मेजरमेंट प्रेशर का मरकरी में क्या देखते हैं, कितना हाइट है, वही हाइट पढ़े थे ना हम लोग इसमें आपका 11th में बैरोमीटर मैनोमीटर उसमें निकाले थे हम लोग, मिलीमीटर कितना हाइट है। तो प्रेशर को इस टर्म में भी मिलीमीटर ऑफ Hg भी लिख सकते हैं रेस्पेक्टिवली at 350 Kelvin। Find out
find out the composition of the mixture of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mm of Hg, also find the composition of vapor phase क्या दिया? The vapor pressure of pure liquid A and B are 450 and 700 mm of Hg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture में x1 x2 chi1 chi2 निकालना है, ठीक है। If the total vapor pressure दिया हुआ है is 600 mm, also find the composition of vapor phase यानी y1 y2 भी निकालना है, chi1 chi2 y1 y2 भी निकालना है। गिवन क्या क्या है? P0 A दिया हुआ है, प्योर फेज में लिखा, देखो यहां से वर्ड पकड़ना है। प्योर लिक्विड में सिर्फ A को जब हम हिट करते हैं तो P0 A दिया हुआ है। P0 A यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 450 mm। और P0 B भी दे दिया है, प्योर स्टेट लिखा है ना, प्योर लिक्विड से ही हम पकड़ेंगे कि P0 A एंड P0 B का वैल्यू दिया हुआ है। P0 B का भी वैल्यू दिया हुआ है 700 mm। और फिर लास्ट में क्या दे रहा है? P टोटल भी दिया हुआ है। P टोटल लास्ट में लिख रहा है। इफ द टोटल वेपर प्रेशर यानी वेपर में P टोटल दिया हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू 600 mm। निकालना क्या है? chi1 chi2 y1 y2, यही फाइंड आउट करना है। chi1 chi2 इन लिक्विड फेज लिख रहा है ना। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर में कंपोजिशन निकाल, यानी chi1 chi2। और ये इफ टोटल दे रहे, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज में यानी y1 y2 भी निकालना है। सारा जो कॉन्सेप्ट पढ़ते सारे इस प्रॉब्लम में आ जाएगा। हाँ, आप देखो कैसे करेंगे। मिटा दो आप प्रॉब्लम को। तो हमें निकालना है chi1 का वैल्यू, chi2 का वैल्यू, y1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू। चले, फॉर्मूला क्या है? PA वेपर लिक्विड A का वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज, यही दिया। PA इक्वल टू P0 A chi1 और PB रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग P0 B chi2। PA इक्वल टू P0 A chi1, PB इक्वल टू P0 B chi2, ठीक है। ये वैल्यू दिया हुआ है। अभी दो अननोन है, इधर भी अननोन है, इधर भी अननोन है, इधर भी अननोन है, इधर भी अननोन है। लेकिन तीसरा जो दिया हुआ क्या दिया? P टोटल को हम क्या लिख सकते हैं? P1 प्लस P2, ये वैल्यू दिया हुआ। टोटल वेपर प्रेशर 600। अब क्या करेंगे? पहले दोनों का यहाँ वैल्यू रखें। P1 कितना है? P0 A chi1
पी नॉट बी Chi2, इधर लेफ्ट में PT आ गया। ये क्या था? कौन सी? ये वेपर फेज में प्रेशर, वेपर फेज में प्रेशर, जो ऊपर जो खाली वाला में प्रेशर बनाया। पी नॉट है तो X1 का प्योर, हाँ प्योर फॉर्म, और पीए जो खाली स्पेस में जो वेपर बना कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 का, और पहले कंपोनेंट अलग अलग भी तो निकाले रॉल्स लॉ, दोनों मिला के ये दिया, दोनों मिलाकर पी टोटल। ये है क्या मतलब? यानी ये देख लो, ये क्या हो गया, ये हो गया A एंड B, ये बंद हो गया। तो ये जो प्रेशर जो यहाँ बनाया खाली वेपर पे, ये PA/PB यहाँ पर वेपर का। पी नॉट एक तो वही है। पी नॉट ए क्या होगा, अलग चीज। पी नॉट ए सिर्फ A जब है, ओनली A, तो ये क्या दिया पी नॉट ए। पी नॉट बी जब सिर्फ B है, और जब दोनों को मिला दिए, दोनों को A और B को जब दोनों को मिला दिए तब PA/PB बनेगा। तो PT भी तो मिलाने पे ही है। हाँ मिलाने तो दोनों को अलग, हाँ तो वो निकाल के सम कर दीजिए, PT हो जाएगा। इंडिविजुअल निकाल के सम कर दीजिए डाल्टन्स लॉ के द्वारा। ठीक है, आप चलो क्लियर, ओके डन। आप ध्यान दो गुड़िया, इधर यहाँ पर ये वैल्यू मालूम है, P टोटल, P नॉट ए मालूम है, P नॉट बी मालूम है, Chi1 Chi2 निकालना है। हम जानते हैं Chi1 प्लस Chi2 इक्वल टू 1, एक यूनिट एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी को कर लो। P नॉट ए Chi1, P नॉट बी 1 माइनस Chi1, Chi2 को लिख सकते हैं। अब आराम से निकल जाएगा Chi1, आराम से सारे वैल्यू रखो। ध्यान देना है कि देखो मिलीमीटर रखें या कोई भी, दोनों साइड, इधर भी प्रेशर है इधर भी प्रेशर है, यूनिट कैंसिल हो जाएंगे mm का, इसलिए यहाँ पर यूनिट को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर ये देखो PT क्या है, 600 mm है, कैंसिल उड़ेगा। P नॉट ए 450 Chi1, P नॉट बी 700 1 माइनस Chi1 600। अब इसको थोड़ा ब्रेक कर दो बेटे, 450 Chi1 700 Chi1, 700 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, -100, 0.4 और 450 को 700 यानी 250, हाँ -250, माइनस माइनस उड़ जाएगा दोनों साइड से, तो Chi1 का वैल्यू कितना हो गया, 0.4। 100 डिवाइडेड बाई 250 उड़ गया, 5 2 जा 5 5 जा 2/5 एंड 0.4 और Chi2 कितना हो जाएगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट करने, उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। Chi2 इक्वल टू 1 माइनस 0.4 0.6 दे देगा, तो इसका वैल्यू निकल गया 0.4 और इसका वैल्यू निकल गया 0.6। अब y1 y2 पे आ जाए। y1 y2 को निकालने के लिए फॉर्मूला अपना क्या है, इसको नीचे से मिटा दूं मैं। y1 y2 को निकालने के लिए क्या देखिए, PA डिवाइडेड बाई P टोटल। y1 क्या हो गया, PA डिवाइडेड बाई P टोटल। PA निकालना होगा, PA अब निकाल सकते हैं, P नॉट मालूम Chi1 मालूम, तो व्हाट इज द PA, P नॉट A Chi1, P नॉट का वैल्यू अपने दिया है 450 इंटू 0.4, ये PA हो गया, और y1 कितना हो जाएगा तब, 450 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई P टोटल दिया हुआ 600, 0.3। हाँ ये 0.3 आ जाएगा, ये 0.3 आ गया y1, तो दूसरा 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.7। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन सेविंग हो जाएगा अपना।
1 में से 0.3 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे 0.7 दे देगा। ठीक है बेटे, समझ में आया? दो लिक्विड दिए हुए थे, दोनों को पीओ फेज में दिया हुआ था, वेपर प्रेशर दिया हुआ था P0 A P0 B, फिर टोटल प्रेशर दिया हुआ था, Chi1 Chi2 निकालना था, Y1 Y2 निकालना था। और ये अब इसी तरह के प्रॉब्लम से रहेंगे, इसी को या तो कट करके थोड़ा दे देगा या पूरा दे देगा। डॉल्स लॉ लिक्विड इन लिक्विड फेज में यही है। हेनरी लॉ वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही लिए थे एनसीईआरटी का, इसका देख लीजिएगा, एक दो जो होगा उसको भी सॉल्व कर लेंगे। कौन वाला? ये देखो P अपॉन PT, PA कितना है P0 A इंटू Chi1, P0 A निकाले हैं 450 गिवन और Chi1 0.4। अब PA की जगह पे वैल्यू रख दिए, डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, सॉल्व करेंगे 0.3 दे देगा। ठीक है बेटे, क्लियर? चलें, तो इस तरह से हम लोग लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का भी काम कंप्लीट कर लिए कॉन्सेप्ट के साथ। ध्यान देना है, सॉलिड इन लिक्विड में हेनरी लॉ, लिक्विड इन लिक्विड फेज में आपका रॉल्स लॉ। इसी को दोनों का स्टेटमेंट देखें तो सेम है, सिर्फ क्या है कांस्टेंट का डिफरेंस है। दोनों क्या करते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। सिर्फ उनमें हेनरी लॉ में केज कांस्टेंट आ गया, यहाँ पर P0 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग का है अब तो लिक्विड इन लिक्विड फेज में तो समझ गया। अब यदि लिक्विड के जगह यदि सॉलिड डाला जाए और वेपर प्रेशर की बात किया जाए, पहला क्या था सॉलिड इन लिक्विड, पार्शियल प्रेशर की बात किए थे, वहां ढक्कन बंद नहीं किए थे हेनरी लॉ। वेपर प्रेशर जब भी डिस्कस करेंगे तो ढक्कन बंद करना पड़ेगा। तो लिक्विड इन लिक्विड का मैटर। अब यदि सॉल्यूट मेरा सॉलिड हो तब वेपर प्रेशर कैसे डिस्कस करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट उसका होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा, उस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा देख लें। और सॉल्यूट में फिर देखेंगे वोलेटाइल होगा तब क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा तब क्या होगा। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है। सॉलिड इन लिक्विड डिस्कस किए थे तो वहां पर पार्शियल प्रेशर की बात किए थे, ढक्कन बंद नहीं था। पार्शियल प्रेशर जो यानी जो एटमॉस्फेयर चाहे उसका जो प्रेशर रहेगा, पार्शियल प्रेशर की बात किए थे। वेपर प्रेशर जब भी डिस्कस करना होगा तो ढक्कन बंद, तभी वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो यदि आपका कंपोनेंट 1 सॉलिड हो और कंपोनेंट 2 लिक्विड हो तब क्या होगा वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट। तो अपना क्या हो गया टॉपिक, क्या डिस्कस करेंगे, वेपर प्रेशर जब सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट मेरा हो गया लिक्विड और सॉलिड हो गया, सॉल्यूट हो गया सॉलिड। ठीक है, तो सॉल्यूट का नेचर दोनों हो सकता है, वोलेटाइल भी हो सकता है, नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। ठीक है बेटे, पहले नॉन वोलेटाइल को अंडरस्टैंड करें तब वोलेटाइल की बातें करते हैं। तो ये मान लो कोई हमने बीकर कंसीडर कर लिया, इसका ढक्कन बंद कर दिया और इसमें कंपोनेंट दूसरा जो है सॉल्वेंट जो है लिक्विड फेज में है कंपोनेंट 2, और नॉन वोलेटाइल सॉलिड
सॉल्यूट इसमें डाला। डालने से पहले क्या होगा, पहले वो सोचें। यदि सॉल्यूट नहीं डालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर बनेगा, प्योर फॉर्म, जो कि हम लोग P0 की बात करते हैं। और सरफेस पे क्या हुआ, सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स जो होंगे जो कि वेपर बनेंगे, जो वेपर बनेंगे। ये तो वोलेटाइल नेचर का ही होगा, इसमें नो कंफ्यूजन, वोलेटाइल नेचर का ही होगा सॉल्वेंट। ठीक, तो जब हम सॉल्यूट को नहीं डालते हैं तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा, P0, प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक, अब जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे वो तो वेपर बनेगा नहीं, वो तो वेपर बनेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर सरफेस पे क्या होगा कि वो सरफेस पर स्पेस को घेरेगा, नॉन वोलेटाइल के भी मॉलिक्यूल्स, नॉन वोलेटाइल के भी मॉलिक्यूल्स सरफेस पर स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, भले वो गैस नहीं बने क्योंकि नॉन वोलेटाइल लिए हैं, लेकिन स्पेस तो ऑक्युपाई करेगा। तो जब नहीं डाले थे उस समय क्या था, सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स थे, सारे के सारे का नेचर क्या था, वोलेटाइल, ज्यादा मॉलिक्यूल्स थे, ओनली सॉल्वेंट का। जब सॉल्यूट डाल दिए तो अब इस सरफेस पे क्या हो गया, आपका सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल हो गए और सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल हो गए, और वो कम सॉल्यूट वाला कम अमाउंट में रहेगा, लेकिन रहेगा तो, लेकिन वो वेपर बन भी नहीं रहा है। लेकिन वाटर के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को वेपर बनने भी नहीं देगा, क्योंकि वो जगह तो थोड़ा जगह घेरेगा ना, नीचे से वो उस स्पेस पे तो मॉलिक्यूल आएंगे नहीं सॉल्वेंट वाले। यानी जब प्योर के कंपेयर किया जाए तो इस टाइम पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वोलेटाइल में कन्वर्ट होने वाले हैं वेपर में वो कम हो जाएंगे, बिकॉज कि आपका सॉल्यूट भी स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को सॉल्वेंट वालों को ऊपर जाने ही नहीं देगा। तो जब कम मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई किए हैं सॉल्वेंट का तो वेपर भी कम बनेगा। तो जैसे ही हम सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो प्योर फेज से वेपर फेज जो वेपर बनता है वो कम बनेगा, वेपर प्रेशर रिड्यूस्ड। नॉन वोलेटाइल है तो जाएगा भी नहीं, सॉल्वेंट वाला ही वेपर जो प्रेशर रहेगा वो भी कम बनेगा प्योर स्टेट से। तो वाट हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि वेपर प्रेशर रिड्यूस होता है जब कोई सॉल्यूट डाल रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं तो वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखने का है कि यदि कोई सॉल्यूट डालते हैं नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल का भी देखें वहाँ भी रिड्यूस करेगा, कोई भी सॉल्यूट यदि हम लोग डालते हैं लिक्विड फेज में तो वेपर प्रेशर क्या होता है, प्योर से रिड्यूस हो जाता है, प्योर स्टेट से रिड्यूस हो जाता है, राइट। प्योर स्टेट से वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। When we are added non volatile solute, जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट करेंगे तो वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड कंपेयर टू प्योर स्टेट, कंपेयर टू प्योर स्टेट, कंपेयर टू प्योर स्टेट। प्योर स्टेट से वेपर प्रेशर रिड्यूस कर जाएगा, वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड compared to pure state when you are adding non-volatile solute in liquid solution, in liquid solution। ठीक है बेटे, वोलेटाइल भी लेंगे तब देखें, वोलेटाइल भी लेंगे ठीक है, वेपर तो बनेगा लेकिन कुछ न कुछ तो रहेगा। यहाँ पर यदि वोलेटाइल नेचर का भी लेते हैं तो ठीक है, अब क्या है यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल हैं, वोलेटाइल वाला भी, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट का ही। सॉलिड वोलेटाइल होता है, क्या नहीं हो सकता है, यानी कपूर सीधे गैस बन जाता है। तो सॉल्यूट यदि लिक्विड में डालने से तो इसको जलाने से होगा नहीं, वो हीट एनर्जी मिलेगा ना वाटर के कारण,
उसको जलाना भी क्या है, एनर्जी देना, हीट एनर्जी देना, हीट एनर्जी देना, राइट। तो ये यदि वोलेटाइल सॉल्यूट भी डालते हैं तब भी क्या होगा, ये तो ठीक है जो वेपर बन गए, लेकिन कुछ तो यहाँ पर स्पेस लेगा वोलेटाइल वाला भी मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर। तो इस केस में भी क्या होता है, इफ यू आर एडिंग वोलेटाइल सॉल्यूट देन आफ्टर दैट वेपर प्रेशर इज देन आल्सो रिड्यूस्ड। किसी भी केस में वोलेटाइल डालें या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालें लिक्विड सॉल्यूशन में, तो वेपर प्रेशर प्योर स्टेट से रिड्यूस होता है, प्योर स्टेट से दोनों केसेस में रिड्यूस होने हैं, कम हो जाएगा। रीजन क्योंकि सरफेस पे सॉल्यूट वाला भी पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, स्पेस ऑक्युपाई कर लेंगे, सो दैट वेपर प्रेशर रिड्यूस्ड प्योर स्टेट से। ठीक है बेटे, आगे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट जो रहेगा, ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट रहेंगे। दे देगा कि सॉलिड वोलेटाइल लिक्विड या नॉन वोलेटाइल को लिक्विड सॉल्यूशन में डालते हैं तो वेपर प्रेशर इज रिड्यूस, तो क्या ABCD अपना ऑप्शन में डाल देगा। ठीक है बेटे। नेक्स्ट, ये भी थ्योरी टाइप से ही कॉन्सेप्ट है लेकिन क्वेश्चंस आते हैं। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वी कैन से, जैसे क्लासरूम में जो सीधे साधे बच्चे हैं पढ़ाकू आइडियल बच्चे हैं, और जो खुरफाती टाइप के हैं नॉन आइडियल बच्चे हैं। स्कूल के रूल रेगुलेशन तोड़ने में आ गया है। यहाँ रूल रेगुलेशन कौन टूटेगा, रॉल्स लॉ का। रॉल्स लॉ के रूल को जो फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन, जो उसके रूल को फॉलो नहीं करेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसी एग्जाम्पल से क्लियर हो गया, जो स्कूल के रेगुलेशन को फॉलो करता है आइडियल बच्चे बोलते हैं, जो नहीं फॉलो करेगा नॉन आइडियल। तो यहाँ स्कूल का रूल रेगुलेशन क्या है, रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ को यदि जो सॉल्यूशन फॉलो करेगा, कहने का मतलब वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, राइट। और क्या क्या होंगे उसको, जैसे पहले हेडिंग डाल लो, इसको पॉइंट लिखते चलते हैं, कॉलम बना लो, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन जो ओबेडिएंट जो बच्चा होगा, ओबेज दी रॉल्स लॉ, ओबे दी रॉल्स लॉ। जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ के रूल को ओबे करेगा उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। नॉन आइडियल, डू नॉट फॉलो, जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बेटे। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर जो कंपोनेंट आइडियल सॉल्यूशन होंगे, जो कंपोनेंट जो मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद कोई हीट जनरेट नहीं होगा आइडियल सॉल्यूशन, ना हीट जनरेट होगा ना हीट लेगा, यानी डेलेज का वैल्यू 0, ना इंडोथर्मिक होगा ना एक्सोथर्मिक होगा। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, नो हीट इज अब्जॉर्ब और रिलीज्ड,
दो कंपोनेंट को जब मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद यदि केमिकल रिएक्शन जो भी कंबाइंड होते हैं, ना हीट लेगा, ना हीट रिलीज करेगा, ना इंडोथर्मिक होगा, ना एक्सोथर्मिक होगा, कहने का मतलब डेल एच का वैल्यू 0 होगा। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड या रिलीज when component mixed, it means क्या हो गया, डेल एच का वैल्यू 0, ठीक है बेटे। इसी में फर्दर पॉइंट फिर डिस्कस क्या करते हैं, दो सॉल्यूशन हैं, यदि मान लो एक 5 लीटर और दूसरा 10 लीटर, एक कंपोनेंट का वॉल्यूम दिया हुआ 5 लीटर, दूसरे का 10 लीटर, मिलाने के बाद सॉल्यूशन यदि 15 मिलीलीटर ही रहता है, 15 मिलीलीटर ही रहता है, दूसरा कंडीशन हम लोग क्या बोल रहे हैं, यदि दो कंपोनेंट हैं, दोनों का जो वॉल्यूम इंडिविजुअल रहेगा, मिलाने के बाद भी वॉल्यूम यदि वही रह जाता है, यानी 10 + 5 15, यानी चेंज इन वॉल्यूम 0 यदि रहेगा तो आइडियल सॉल्यूशन करेंगे। कहने मान लो कंपोनेंट 1 है 2 लीटर का और एक दूसरा कंपोनेंट बी जो है 3 लीटर है, दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम यदि 5 लीटर ही रहा तो वॉल्यूम तो चेंज हुआ नहीं, जो इनिशियल वॉल्यूम था मिलाने से पहले और बाद में भी दोनों सेम। अब इसमें तो दोनों आ गया ना, एक दूध ले लो एक पानी ले लो, 2 लीटर पानी 3 लीटर दूध, दोनों को मिलाने के बाद 5 लीटर ही बनेगा, वो भी क्या है, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया वाटर एंड मिल्क। तो इसमें डेल बी क्या होगा, 0, चेंज इन वॉल्यूम 0 कहलाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ component, sum of the volume of the component, सारे कंपोनेंट के वॉल्यूम को सम कर देंगे, वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम देगा। तो हम लोग क्या देखे, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, डेल एच 0 होगा, आइडियल सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, आइडियल हो गया। एग्जाम्पल में C2H5 C2 ब्रोमो इथेन, क्लोरो इथेन एग्जाम्पल हो गया, क्लोरो इथेन, बेंजीन, C6H6 ऑल आर आइडियल सॉल्यूशन। मिल्क वाटर भी ले सकते हैं जो आंख से देते, उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, राइट बेटे। तो आइडियल तो समझ में आ गया क्या है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रहे, ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे थ्योरी टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे बोर्ड एग्जाम में पूछ दे, राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। चाहे आपके नीट में दे देगा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन नहीं है, ये वो और टाइप से दे देगा, 3 गो इसमें से दे देगा, ठीक। चले, ये तो बातें इसका तो समझ में आ गया। अब नॉन आइडियल तो पहले तो ठीक है भाई, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। रॉल्स लॉ में हम निकालते क्या है, वेपर प्रेशर। रॉल्स लॉ में क्या निकालते हैं, यानी फॉलो करने का नहीं का मतलब क्या होगा कि जो यहाँ पे दो कंपोनेंट को मिक्स करेंगे नॉन आइडियल में, तो जो वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ के द्वारा P1 और P2 जो निकालते थे कंपोनेंट 1 और 2 का, उसके बराबर नहीं होगा।
तभी ना नहीं फॉलो करेगा। रॉल्स लॉ के द्वारा दोनों कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर निकालते थे उसका जो वैल्यू आएगा उसके बराबर नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वैल्यू सेम नहीं होंगे, या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। जब इक्वल होगा तब तो फॉलो ही कर लिया, लेकिन फॉलो नहीं किया करने मतलब उसका वैल्यू जो होगा रॉल्स लॉ के द्वारा दोनों कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर निकालेंगे उसके बराबर नहीं होगा। दो ही ऑप्शन होंगे, या तो ज़्यादा या कम। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, इफ द वेपर प्रेशर is higher than Rolle's law से ज़्यादा यदि होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। यानी रॉल्स लॉ के वैल्यू से यदि ज़्यादा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। यानी वेपर प्रेशर यदि ज़्यादा हो गया मिक्स करने के बाद रॉल्स लॉ से, उसको बोलेंगे पॉजिटिव। यदि कम होगा तो निगेटिव डेविएशन, कम होगा तो निगेटिव डेविएशन। इफ the vapor pressure is less than Rolle's law, that is called negative deviation. That is called negative deviation. That is called negative deviation. लिख लो बेटे। तो यहाँ पर हम क्या देखें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टर्म आ रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। यानी रॉल्स लॉ का जो प्रेशर निकाले उससे ज़्यादा जल्दी रहता है तो पॉजिटिव डेविएशन, कम रहता है तो निगेटिव डेविएशन। ये क्यों हो रहा है, अब उसको अंडरस्टैंड करेंगे। दो कंपोनेंट को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद वेपर प्रेशर ज़्यादा क्यों हो जा रहा है या कम क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन, इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। क्यों पॉजिटिव डेविएशन होगा दो कंपोनेंट को मिलाने पर, क्यों निगेटिव डेविएशन हुआ, क्यों रॉल्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों कंपोनेंट के बीच में। ठीक है, इसको मिटा दूं। तो नेक्स्ट अपना इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, वाई दी पॉजिटिव डेविएशन, वाई दी पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन क्यों हो रहा है, दो कंपोनेंट को मिलाने पर वेपर प्रेशर क्यों ज़्यादा हो जा रहा है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मान लो दो कंपोनेंट लिए, इसमें पहले ए है, ढक्कन बंद, वेपर प्रेशर डिस्कशन करने का मतलब हमेशा ध्यान रखना ढक्कन बंद। तो एक लिए पॉइंट इसमें सिर्फ अभी प्योर फॉर्म में ए है, और एक दूसरा कंसिडर किए उसमें सिर्फ प्योर फॉर्म में बी है, और एक तीसरा पिक्चर कंसिडर किए जिसमें कि दोनों को मिला दिए, दोनों को मिला दिए, ये हो गया मिक्सिंग दोनों को मिलाने के बाद। अब ध्यान से समझो कि पॉजिटिव डेविएशन क्यों हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि जब ये कंपोनेंट ए प्योर फॉर्म में है तो इसमें क्या होगा, ए मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा,
बी के बीच में बॉन्ड का मॉलिक्यूल जो होगा, जैसे एक हाइड्रोजन ले लो, एक ऑक्सीजन ले लो, एक H बॉन्ड का ऑक्सीजन O बॉन्ड सेम टाइप के हैं तो वही रहेगा मॉलिक्यूल। तो इसके बीच में ये जो बॉन्ड बना है, इसके बीच में जो बॉन्ड मिला है, और जब दोनों को मिलाते हैं तो वाटर H2O बनता है ना। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। यही मान लो वाटर, दोनों को मिक्स किए, राइट। तो यहाँ पर किस तरह का रहेगा बॉन्ड, AB मॉलिक्यूल, AB दोनों को मिलाएंगे, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्डिंग A और B के बीच में रहेगा, राइट। अच्छा, A B के बीच में रहेगा, कुछ तो AB मॉलिक्यूल रहेगा, सारा का सारा जरूरी नहीं ना कि वाटर ही बन गया, हाइड्रोजन चाहे ऑक्सीजन, जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं तुरंत तो नहीं बन जाएगा। कुछ वाटर बन गया, कुछ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी रहेंगे, कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी रहेंगे, टोटल तो नहीं हो पाएगा। तो जब ये तीसरे मिक्स कर रहे हैं तो H2O का भी है, H2 भी है, ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल्स भी है। अब पॉजिटिव डेविएशन का कॉन्सेप्ट समझना है। अब क्या है, कह क्या रहा है, पॉजिटिव डेविएशन का रीजन क्या कर रहा है, ए मॉलिक्यूल या बी के बीच में जो बॉन्डिंग ऑफ इंटरेक्शन है, बॉन्डिंग ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, बॉन्डिंग ऑफ interaction between AA and BB is stronger than AB, is stronger than AB, AB से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ए के बीच में बॉन्डिंग और बी के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कंपेयर टू ए बी। अब क्या होगा, जब मिक्स कर दिए इसको हीट करेंगे, हीट करने पर क्या होगा, H2 मॉलिक्यूल और O2 मॉलिक्यूल तो स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू H2O। तो यहाँ जब मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो H2O बांध के नहीं रख पाएगा, क्योंकि बॉन्ड उसका कमजोर है, क्योंकि बॉन्ड वीक है। तो हीट करेंगे तो क्या होगा, H2 और O2 वाला फट देना भाग जाएगा ऊपर, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग नहीं है। AB का बॉन्ड जो बना है वीक बॉन्ड है कंपेयर टू A2 एंड B2। तो जब जैसे मान लीजिए फ्रेंड है, यहाँ 5-6 आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, मिक्स, अब हम दोनों में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है कि एक दूसरे को पकड़ के रख सकते हैं। तो जब इस रूम में हीट आएगा तो क्या होगा, जब हम अपने में बाउंडेशन कमजोर हो गया तो जो आपका कमजोर होने वाला आपका इंडिविजुअल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, अपना खुद का, आपकी ताकत ज्यादा है कंपेयर टू सारे के कंबाइन करने से। आप क्या करो, जैसे हीट अगर तुरंत भाग जाओगे अकेले, छोड़ो इस सबको, मरने दो अंदर। होगा कि नहीं होगा, होगा कहानी जनरली यही होता है। जहां जब आग लगती है तो जो बाइक तेज रहता है वो बाहर भाग के निकल गया, लेकिन क्या है, कहता है कि तुमको तो हम भागना ही नहीं देंगे, तुम भी मरो हम भी मरे। तो दोनों हाथ पकड़ के एक दूसरे को पकड़े हुए हैं तो नहीं निकल पाएंगे। तो क्या होगा, बॉन्ड ए बी के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। सेम चीज यहाँ यही हो रहा है कि H2 और O2 दोनों स्ट्रॉन्ग है, A2 और B2 स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे ही हीट देंगे तो ये AB के बीच में तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये वेपर बना देगा। तो क्या होगा, यहाँ पर वेपर एक्चुअल से ज्यादा हो जाएगा। यदि ये तीनों बराबर रहते, A का इंटरेक्शन, B का इंटरेक्शन और AB का इंटरेक्शन बराबर रहते तो आइडियल सॉल्यूशन हो जाता है। तब कोई हीट ना निकलता, कोई वेपर बनता ही नहीं, यानी वहां पर डेल H 0। यदि तीनों का बराबर इंटरेक्शन रहेगा तो वो अब तो मारामारी है ही नहीं। तो इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन का रीजन क्या है
कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज स्ट्रॉन्ग देन ए बी। इसी तरह से एग्जाम्पल देकर आपको समझाना होगा कि इंडिविजुअल ए bonding of interaction between A and BB is stronger than AB, so that A2 molecule and B2 molecule skip easily. So that A2 and B2 molecules are skip easily स्किप कर जाएंगे आफ्टर हीटिंग। जैसे हीट देंगे वेपर में तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई वेपर प्रेशर इज लार्जर देन रॉल्स लॉ। इसी कारण रॉल्स लॉ का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जैसे हीट देंगे A2B2 तुरंत वेपर बन जाएगा, A2B2 तुरंत वेपर में कन्वर्ट होगा, इसलिए प्रेशर क्या हो जाएगा, रॉल्स लॉ से ज्यादा हो जाएगा। चलो इसको कर लो बेटे, लिख लो। ये आएंगे क्वेश्चंस, अब ऑब्जेक्टिव में दे देगा बॉन्ड इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी स्ट्रॉन्गर देन ए बी, लेस देन, इक्वल, नन ऑफ दीज। तो आपको जो स्ट्रॉन्गर वाला पर टिक मार्क करना होगा। बोर्ड एग्जाम में देंगे तो इसको डायग्राम ड्रॉ करके इसको एक्सप्लेन कर देना होगा। कॉम्पिटिटिव में इस तरह से क्वेश्चंस देंगे। Bonding of interaction between A and BB is stronger than AB, so that A2 and B2 molecule are escaped easily. Hence, vapor pressure of the solution is greater than expected value of Raoult's law. Hence, vapor pressure of the solution is greater than expected vapor pressure of Raoult's law. ठीक है बेटे, क्लियर? अच्छा, निगेटिव डेविएशन इसके जस्ट अपोजिट। निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, अब ये बॉन्ड दोनों वीक हो जाएंगे ए बी के रेस्पेक्ट में। तो अब क्या होगा, जैसे हीट देंगे तो ए और बी तो दोनों स्ट्रांग हो गए, हम लोग का बॉन्ड स्ट्रांग छोड़वे नहीं करेंगे, तुम वेपर बनोगे। ए बी को अकेला छोड़ेंगे ही नहीं कि तुम वेपर बनोगे। जब छोड़ेंगे नहीं तो वेपर ही नहीं बना तो वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अब, बॉन्डिंग ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी बी इज लेस देन ए बी, so A2 and B2 molecules are not easily skipped, hence vapor pressure of the solution is reduced less than expected value of Raoult's law.
ठीक है बेटे, लिख लिए। एग्जाम्पल लास्ट करके यहीं पेंट कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या देंगे पॉजिटिव डेविएशन का और नेगेटिव डेविएशन का। इथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन में, इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल एंड एसीटोन। जैसे इथेनॉल का नाम C2H5OH हो गया, C2H5OH। तो यहाँ पर कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, OH। ठीक, एक एसीटोन में क्या होता है CCl4। किसका किसका एसीटोन। एसीटोन का बताओ बेटे। ओन ओन है एसीटोन, अच्छा, कीटोन, एसीटोन। हाँ, तो क्या हो जाएगा, एसीटोन का 3 मिनिमम कम से कम जाएगा, यानी सी तो बीच में गया ना, CH3 COO CH3, ये तो मिनिमम होगा एसीटोन, ठीक है ना, कीटोन वाला। तो क्या हो रहा है कि 2 सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक इथेनॉल एंड एसीटोन। अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन कैसे दे रहा है उसको समझने का है। तो ये हो गया एक मॉलिक्यूल इथेनॉल का। एक दूसरा मॉलिक्यूल कंसीडर करें इसी तरह से, HHH CHH OH। तो यहाँ पर थोड़ा सा बॉन्डिंग दिखा दें इसको, H, इसको भी बॉन्डिंग दिखा दें, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्ड बना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, ठीक है। सेम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना। अब क्या करेगा, जैसे ही एसीटोन को मिलाएंगे, ये हो गया सॉल्वेंट अपना, जैसे ही एसीटोन को मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को, और ब्रेक करके ये दोनों फ्री होकर वेपर बना देंगे। जैसे ही एसीटोन को मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, एसीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, दोनों मॉलिक्यूल फ्री होकर क्या तुरंत इमीडिएटली वेपर बना देंगे। तो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि इथेनॉल एंड एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन देगा कि नेगेटिव डेविएशन देगा। और उसी तरह से आपका ये भी एनसीईआरटी में ही है, इसको लिख लो पहले। तो इथेनॉल एंड एसीटोन आर द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। डायग्राम भी बना लो सो दैट की रीजन भी आपको पता रहे क्या क्यों हो रहा है। When mixing the acetone, hydrogen bonding breaks between ethanols so that both molecules and ethanol molecules are free, ठीक है। निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल बिता दो इसको डायग्राम को। निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है फिनॉल एंड एनिलीन। एनिलीन एमिनो वाला में पढ़े थे, एनिलीन, फिनॉल एंड एनिलीन। तो फिनॉल का डायग्राम कैसे हो गया, OH, ठीक है बेटे। और एनिलीन NHH, यहाँ नाइट्रोजन का पेयर ऑफ बॉन्ड, लोन पेयर। ये क्या करेगा, लोन पेयर इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ लोन पेयर होने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ए बी मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गया, ए बी मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गया। दिस यहाँ भी हाइड्रोजन जो बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर,
सर ये दोनों साथ में रहेगा तभी नेगेटिव डेविएशन होगा। दोनों को मिलाएंगे तब, फिनॉल और एनिलीन को मिलाएंगे तो क्या बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर AB मॉलिक्यूल बना, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। तो दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने का AB का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया इंडिविजुअल फिनॉल और एनिलीन से, सो दैट ये क्या करेगा, फिनॉल एनिलीन को छोड़ेगा ही नहीं वेपर बनने के लिए। दैट्स व्हाई दिस गिव्स नेगेटिव डेविएशन। ठीक है बेटे, यहाँ पे एंड करते हैं इसको। ये सारे आज के अभी का जितना है वो सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ नीट के लिए या JEE मेंस के लिए दोनों के लिए रहेगा, और बोर्ड के लिए भी रहेगा इम्पोर्टेंट।